वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स में यह क्लास नंबर 9 है और आज हम साउंड यानी कि ध्वनि इस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। ध्वनि से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम देखेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यदि हमारे यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अंत में, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो अनलाइक भी आप कर सकते हैं। यदि आपको कुछ समझ में आता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उपयोगी लगती है, तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य अवश्य पहुंचाएं, इसे शेयर करें और इसी प्रकार की नॉलेज से भरी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही इस बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स की यह क्लास नंबर 9 है और ध्वनि इस टॉपिक से बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को हमने इसमें कवर किया हुआ है। जितने प्रश्न मैं आपको इसमें करवाऊंगा इस टॉपिक से, यकीन रखिए इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। यह वीडियो आने वाली आपकी एग्जाम NTPC CBT 2, RRB, ग्रुप डी, MP पुलिस व अन्य सभी एग्जाम जिसमें कि साइंस का सिलेबस होता है, फिजिक्स का सिलेबस होता है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारे चैनल का नाम है एग्जाम 5G। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन लगाने से पहले हम कुछ बातों को स्टार्टिंग में समझ लेते हैं। ध्वनि से संबंधित कुछ बातें हम जानते हैं। ध्वनि यानी कि साउंड, यह पहली बात नोट नंबर 1 में आप लिखेंगे। पहली बात, ध्वनि जो क्या होती है, यह एक ऊर्जा का ही रूप है। क्या है दोस्तों? यह ऊर्जा का ही एक फॉर्म है, ऊर्जा का ही रूप है। ध्वनि हमारे आसपास वातावरण में, इस प्रकृति में ऊर्जा के रूप में पाई जाती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है कि ध्वनि तरंगों के रूप में गति करती है और इसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि किस रूप में गति करती है दोस्तों? तरंग के रूप में गति करती है और इसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हमने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती है। इसे आप लिखेंगे, है ना, नोटबुक में। आप एक नोटबुक ले लीजिए और मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ, जो आपके आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगी, इन्हें एक पॉइंट के रूप में आप लिखना शुरू कीजिए। तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, पहली तो होती है यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका आप पूरे पूरे रूप से आप लिखिए, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यांत्रिक तरंगे यहाँ पर फिर से दो प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरी होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। अब यह ध्वनि जो है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, यह अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग होती है। ठीक है दोस्तों, लाइट अनुप्रस्थ तरंग होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है और साउंड अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हमें समझना है, जैसे आगे मैंने आपको ये बताया था कि ध्वनि तरंगों के रूप में गति करती है किसी न किसी माध्यम में। अब हम जानते हैं कि यह माध्यम क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, माध्यम क्या होते हैं? तो माध्यम मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, या तीन रूपों में माध्यम जो इस प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, माध्यम या तो ठोस हो सकता है, माध्यम द्रव हो सकता है, माध्यम गैस होता है। इन तीनों माध्यमों में ही साउंड जो है ट्रेवल करेगी, ध्वनि गति करेगी। निर्वात में गति नहीं करेगी। ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है। ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम के तीन फॉर्मेट है, ठोस, द्रव और गैस। अब आप यहाँ नोट करके लिखेंगे कि ठोस में जो है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है तीनों माध्यमों में, है ना। सर्वाधिक चाल किसमें होगी? ठोस में। उससे कम, ठोस से कम द्रव में होगी और सबसे कम गैस में होगी। कैसी? सबसे कम गैस में होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि हवा में, यदि गैस क्या है, हवा क्या है, गैसियस मीडियम है हवा में, तो हवा में गैस की चाल कम होगी पानी की अपेक्षा, क्योंकि पानी द्रव रूप में पाया जाता है, एग्जाम्पल के रूप में हम इसे समझे तो, है ना। और सबसे अधिक चाल जो होगी वह ठोस में, यानी कि इसमें मैं ले लेता हूँ इस्पात। ठीक है, तो इस्पात में सबसे अधिक चाल होगी, उससे कम होगी पानी में और उससे कम होगी हवा में। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं।
आगे नोट करके लिखिएगा कि ताप का और आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। किसका दोस्तों? ताप व आर्द्रता। ताप व आर्द्रता। तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है, इंक्रीज होता है ना, प्लस होता है, वैसे वैसे ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ध्वनि का वेग भी बढ़ता चला जाएगा। क्या? ध्वनि का वेग। जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ध्वनि का वेग बढ़ता है चला जाएगा। इसमें आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ती है, ध्वनि का वेग भी क्या हो जाता है? बढ़ता चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने हिसाब से आप नोट्स बना लीजिए इसके आप। चलिए आगे समझते हैं। अब देखते हैं कि ध्वनि जो होती है आवृत्ति के अनुसार कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे ध्वनि के प्रकार। ध्वनि के प्रकार किसके बेस पर? आवृत्ति के बेस पर। आवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, है ना। आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है? फ्रीक्वेंसी के आधार पर दोस्तों ध्वनि होती है टोटल 3 प्रकार की, है ना। 3 प्रकार की कौन सी होती है? तो ये होती है अवश्रव्य तरंगे, इसे आप लिख लीजिएगा, हिंदी वाले लिखेंगे इसे अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, श्रव्य यानी सुनने योग्य, ठीक है, और पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। ये हिंदी मीडियम वालों। इंग्लिश में ही हम इसे कहेंगे, अवश्रव्य तरंगों को हम कहेंगे इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव्स। श्रव्य तरंगों को हम कहेंगे ऑडिबल वेव्स, और पराश्रव्य तरंगों को हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्या कहेंगे दोस्तों? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ध्वनि के प्रकार आवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार के, अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे, ये 3 प्रकार की होती है। अब हम देखते हैं कि इनकी रेंजेस क्या क्या होती है। तो 20 हर्ट्ज से कम, क्या 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम की तरंगे क्या कहलाती है? यह तरंगे कहलाती है अवश्रव्य तरंगे। इसी प्रकार श्रव्य तरंगे यानी कि ऑडिबल वेव्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये रेंज है किसकी? श्रव्य तरंगों की। इसी प्रकार 20 किलो हर्ट्ज, इसी को हम क्या कहेंगे? 20,000 हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो तरंगे होंगी वह कहलाएगी पराश्रव्य तरंगे। यहां तक क्लियर है? इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है श्रव्य तरंगों का उपयोग क्या होता है? यह होता है वे तरंगे होती है जिनको हमारे कान के रिसेप्टर्स, सेंसर्स ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात सुनने योग्य। यह क्या होगी? सुनने योग्य तरंगे, सुनने योग्य तरंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये कहलाएगी श्रव्य तरंगे। इसका उपयोग क्या होता है? सुनने के लिए, है ना। अगर सुनने वाली कोई चीज़ आपको डिजाइन करनी है जो साउंड प्रोड्यूस करती है तो उसकी आवृत्ति हमें इस रेंज के अंदर रखनी होगी, पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं पराश्रव्य ध्वनि के उपयोग, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के उपयोग। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग होता है दोस्तों उद्योगों में, एक सेकेंड इसे आप लिखिएगा, उद्योगों में और चिकित्सा के यूज में, है ना। चिकित्सक जो प्रोसेसर होती है, मेडिकल यूजेस कुछ इसके होते हैं और कुछ इसके इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं। चिकित्सा के इसमें युग आपने नाम सुना होगा सोनोग्राफी का। चिकित्सा में क्या सुना होगा आपने नाम? सोनोग्राफी। तो वो क्या करती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही उपयोग करती है। उद्योगों में होता है इसका उपयोग, है ना, जैसे चिमनियों को साफ करने में, कपड़ों से गंदगी को हटाने में, इंडस्ट्रीज रूप में इसका इस तरह से उपयोग होता है, यानी कि गंदगी को साफ करने में। इसके अलावा दोस्तों आपने एक सुना होगा सोनार, है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समुद्र, इसका काम क्या होता है कि यह समुद्र के नीचे यानी कि पानी के भीतर स्थित वस्तुओं का, किसी पिंड का, किसी गतिमान चीज का, किसी स्थिर चीज का, गतिमान हो या स्थिर हो, वस्तु स्थिति का पता करने के लिए सोनार, इस इक्विपमेंट का प्रयोग, इस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह भी अल्ट्रासोनिक वेव्स पर ही बेस्ड होती है। ठीक है दोस्तों, तो इतने प्रकार से जो है हम साउंड का उपयोग जो है हम कर सकते हैं, है ना, ये उपकरण किए जाते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड, ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात और आप नोट कर लीजिएगा कि ध्वनि का मात्रक,
ध्वनि को हम किस में नापते हैं? ध्वनि को हम नापेंगे दोस्तों डेसिबल में। इसे हम डीबी से प्रदर्शित करते हैं, हिंदी में ही इसे हम कहते हैं डेसिबल। तो ये छोटी छोटी बातें जो है नोट्स के रूप में आपको लिख लेनी है, यह आपको आगे के जो प्रश्नों को हल करने में मदद करेगी। चलिए अब प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 जल, 2 इस्पात, 3 नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। क्या बताना है हमें? कि ध्वनि की चाल को आरोही क्रम। अब हमें समझना होगा कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है कम से ज्यादा की ओर। कम से क्या दोस्तों? ज्यादा की ओर। यानी कि पहले हमें छोटी कम स्पीड को लेना है, कम चाल को लेना है, फिर अधिक चाल को, फिर उससे अधिक चाल को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ध्वनि जो है यह माध्यम में गति करती है ना। और माध्यम 3 तरीके के हो सकते हैं। माध्यम हो सकता है ठोस, माध्यम हो सकता है द्रव, और माध्यम हो सकता है गैस। क्लियर है? ठोस, यहाँ पर अब इन तीनों में ठोस कौन सा है दोस्तों? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस्पात जो है यह ठोस है, जल जो है यह द्रव है, और नाइट्रोजन जो कि एक गैस है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक चाल ठोस में होगी। 1 नंबर क्या आएगा? ठोस। 2 नंबर दूसरा होगी द्रव में, साउंड की चाल अधिक होगी किससे? गैस की अपेक्षा। और तीसरे में होगी गैस की। कहने का मतलब यह है कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होगी, उससे कम होगी द्रव में, और उससे कम होगी गैस में। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस्पात यानी कि नंबर 2 में इसकी चाल ज़्यादा होगी, है ना। किससे? जल से। जल यानी कि नंबर 1 से, द्रव से, और नंबर 3 नाइट्रोजन से। तो ये बन गया आपका दोस्तों, ये क्या है? आपका अवरोही क्रम है। लेकिन पूछा क्या यहाँ पर? आरोही क्रम, यानी कि सबसे छोटा पहले लिखेंगे। तो 3 नंबर पहले आएगा, 1 नंबर बाद में आएगा, और 2 नंबर उसके बाद में आएगा। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 3, 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों सही जवाब है ना। क्वेश्चन को मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा समय लूंगा, आगे क्वेश्चन को स्मूथली हम करेंगे। कि ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए, जल में, इस्पात में और नाइट्रोजन में। आरोही क्रम मतलब सबसे कम चाल किसकी होगी? ध्वनि की सबसे कम चाल होगी नाइट्रोजन में, उससे अधिक ध्वनि की चाल होगी जल में, और उससे अधिक ध्वनि की चाल होगी इस्पात में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट में, इस ठोस, द्रव और गैस के कॉन्सेप्ट में ही आपके 5-6 क्वेश्चन निपट जाएंगे। ठीक है, देखते हैं उन्हें। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, ध्वनि का वेग अधिकतम। अच्छा, ध्वनि का वेग होता कितना एक्चुअली? वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो वायु में ध्वनि का वेग होता है दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। ये क्या होता है आपका? ध्वनि का वेग होता है वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर प्रति सेकेंड। धातुओं में, अलग अलग धातुओं में इसका वेग अलग अलग होगा। जैसे धातु में मैं एक बात करता हूँ लोहे की, किसकी बात करता हूँ? एक बात मैंने किया लोहे की, और एक बात मैं करता हूँ यहाँ पर स्टील की। ठीक है, ये दो धातुएं मैंने इसमें ले ली। अब इनमें क्या होगा? ध्वनि का वेग। तो इसमें दोस्तों ध्वनि का वेग लोहे के लिए होता है 5950 मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार से स्टील के लिए होता है 5960 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये लोहे और स्टील यानी कि धातु में ध्वनि की चाल हो गई। इसी तरह द्रव की बात करें, ठीक है, इसी प्रकार हम किसकी बात करते हैं? द्रव की बात करते हैं। तो द्रव में हम बात करते हैं जल की। तो जल में इसकी चाल होती है, समुद्री जल की अगर मैं बात करूं, तो समुद्री जल में ध्वनि का वेग होता है लगभग 1530 मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है दोस्तों? 1530 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार निर्वात की यदि मैं बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, ठोस, द्रव और गैस की। और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, अर्थात निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती। ध्वनि क्या नहीं कर सकती? गति नहीं करेगी, है ना, नहीं करेगी, कट हो जाएगी। तो ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है यह पूछा है। ध्वनि का वेग अधिकतम हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धातु में। सी क्या हो गया? इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? तो ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ठोस क्या है यहाँ पर? इस्पात। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन किसमें होता है? मतलब भाषा चेंज हो गई है, क्वेश्चन वही है कि ध्वनि सबसे अधिक तेज गति से इनमें से किस माध्यम में गति करेगी? मैंने आपको क्या बताया था? ठोस में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि VA, VW और VS क्रमशः क्या है? वायु, जल और इस्पात। इन्हें आप नोट करेंगे, वायु, जल और इस्पात को।
में ध्वनि की गति है, तो ध्वनि की गति किस में अधिक होगी, इस्पात में अधिक होगी, अर्थात वीएस पहले नंबर इसमें सबसे अधिक होगी। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, वीएस इस्पात में। उसके बाद होगी जल में, है ना, जल को हमने किससे लिखा है, वी डब्ल्यू वाटर से लिखा हुआ है, और वी ए जो कि बच गया है। तो ये आपको दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, जहाँ पे वी एस बड़े की तरफ होगा। तो इनमें आप ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा किस में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ये तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आप इसमें लिए हुए हैं जो कि एग्जाम पूछेंगे। आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन के नीचे में किसी न किसी एग्जाम्स का नाम लिखा हुआ है, अर्थात कि ये क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट रिपीटेबल, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ना, और भविष्य में संभावना इनकी रिपीट होने की अधिक है, क्योंकि साइंस तो वही है ना, जो नए इनोवेशन होते हैं वो नोबेल प्राइजेस में आ जाते हैं, और जो स्टैटिक जीके होता है साइंस में वो हमेशा ही रिपीट होता रहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लगभग 20 सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो सेंटीग्रेड अभी यहाँ पर कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड हमने लिया हुआ है ना, लोहा लिया हुआ है, ग्रेनाइट सॉलिड लिया हुआ है, हवा गैसेस फॉर्म में है, पानी लिक्विड फॉर्म में है। तो ध्वनि की गति सबसे अधिक तो लोहे में ही होती है, तो यहाँ पे तापमान का कोई लेना देना इस क्वेश्चन से नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती है। गलत हो गया आपका, निर्वात में नहीं चलती है, चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, तो केवल आने से यह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। केवल ठोस में नहीं चलती है, द्रव और गैस में भी चलती है। केवल गैसों में चल सकती है, तो केवल आने के कारण ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल गैस में नहीं चलती, ठोस और द्रव में भी चलती है। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। जी बिल्कुल सही, ठोस और गैस दोनों माध्यम में चलती है, साथ ही द्रव माध्यम में भी यह गमन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है, ठीक है, क्या बोल रहा है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। कैसी होती है बोल रहा है, तिरछी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, ध्रुवीकृत होती है, विद्युत चुंबकीय होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों मैंने आपको अभी नोट्स में बताया था, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको नोट करवाया था सेकंड स्लाइड में। ध्वनि तरंगे क्या होती है, अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दो प्रकार की तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य और क्या होती है, अनुप्रस्थ, ये दो प्रकार की तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंग होती है प्रकाश, और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, यह होती है आपकी ध्वनि। ध्वनि कैसी होगी, अनुदैर्घ्य तरंग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। ध्वनि को आर पार जाने के लिए कहीं भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, बेसिकली माध्यम की आवश्यकता होगी, है ना। तो माध्यम से किस माध्यम के आर पार नहीं जा सकती यह पूछा जा रहा है। पानी, लोहा और वायु, इन सभी में ध्वनि गति करती है, अर्थात आर पार हो जाएगी, है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक ये मीडियम लिया, यहाँ पर भरा हुआ है पानी, है ना, और ध्वनि को हमने यहाँ से भेजा। तो ध्वनि यहाँ गति करते हुए हालांकि थोड़ी क्षीण हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आर पार क्या हो जाएगी, हो जाएगी, एग्जाम्पल के लिए, है ना। परंतु यहाँ यदि निर्वात है बीच में, जैसे कि चंद्रमा पर दो लोग बात नहीं कर सकते, अंतरिक्ष में बात नहीं कर सकते, कारण क्या है कि वहां पर निर्वात है, वायु नहीं है, मीडियम नहीं है, वातावरण नहीं है, तो वहाँ ध्वनि जो है गति नहीं कर पाएगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना, जिसमें कहा गया है कि ध्वनि निर्वात के आर पार नहीं जा सकती है, ये इसका कंसेप्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, अभी मैंने आपको बताया था यह निर्वात में नहीं चलती। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को, अच्छा यहाँ म्यूजिक कंसर्ट होता हो, है ना, पहली चीज, या दूसरी चीज जो सिनेमा घर होते हैं, टॉकीज होते हैं, क्या होता है हमारा, सिनेमा घर, वहां पे जो हॉल की दीवारें होती, जहां हम बैठते हैं जिस हॉल में, उनकी दीवारों को कैसा बनाना चाहिए, इस क्वेश्चन का पूछा गया है। ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, या ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। दीवारों की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, तो दीवारों को ध्वनि अवशोषित करने वाला होना चाहिए। यदि दीवारें ध्वनि का अवशोषण नहीं करेगी तो जो पिक्चर चल रही है, जो मूवी चल रही है, जो गाना चल रहा है, या जो भी चल रहा है कंसर्ट है, कंसर्ट में म्यूजिक की जो आवाजें आ रही है, वह दीवारों से टकरा कर क्या हो जाएगा, वापस परावर्तित होगी, जिससे हमें क्या होगा, इको साउंड सुनाई देना पड़ेगा, है ना, इको साउंड सुनाई देगा। और हमें जो है प्रॉपर जो मनोरंजन हमारा होना चाहिए, कानों को जो सुख मिलना चाहिए ध्वनि का म्यूजिक के माध्यम से, वह नहीं मिल पाएगा।
तो क्या होना चाहिए दीवारों की प्रॉपर्टीज, यह ध्वनि को अवशोषित करने वाली होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का मतलब क्या है? इको साउंड, ECHO, प्रतिध्वनि मतलब इको साउंड, सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले, जैसे मान लो कि यह यहाँ पर खड़ा हुआ है एक व्यक्ति, है ना, जो क्या गा रहा है? यह गाना गा रहा है। यह क्या कर रहा है दोस्तों? गाना गा रहा है। और ये है आपका कमरा, इस कमरे में बैठ के यह गाना गा रहा है। ये क्या है? इसका कमरा है। इसे ही हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रूम कहते हैं। चारों तरफ से पैक है। तो सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने के माध्यम, यह अकेला ही गाना गा रहा है और खुद ही सुन रहा है, ठीक है। तो गाने की ध्वनि जो है इसके मुख से यहाँ से निकलेगी, इस मुख से यहाँ से निकलेगी और यह दीवारों पर जाके ऐसे टकराएगी, और दीवारों से टकरा के दोस्तों यह क्या हो जाएगी? पुनः जो हो जाएगी वापस हो जाएगी। तो ये जो दूरी है इस व्यक्ति और इस दीवार के बीच, व्यक्ति और किसके बीच? इस दीवार के बीच, रेड कलर से मैं कर देता हूँ इसे, व्यक्ति और दीवार के बीच, है ना, ये ध्वनि कितनी होनी चाहिए? ये पूछ रहा है इको साउंड जनरेट करने के लिए, इको जनरेट करने के लिए। तो यह दूरी कम से कम होना चाहिए दोस्तों 17 मीटर के आसपास, है ना। कितनी होनी चाहिए? लगभग लगभग 17 मीटर के आसपास, यानी कि 16.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि के स्रोत और परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? मैंने अभी आपको समझाया था, यह दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 17 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यह सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? ध्वनि का वायु में वेग मैं आपको बता चुका हूँ कितना होता है। यह होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। ये हुआ। इसके आसपास का ऑप्शन नंबर सी है। तो चारों ऑप्शन में ये सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश का वेग कितना होता है यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। किसका वेग? प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कितना होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन, ये इसका आंसर आप मुझे दीजिए। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो जाकर आप हमारी पुरानी क्लासेस देखिए और अपने नॉलेज को आप बढ़ाइए, है ना, ताकि एग्जाम में आपको सहूलियत हो, सारे प्रश्नों को आप सही कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि हमें पता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, अर्थात मीडियम नहीं है ना। मीडियम नहीं होने के कारण क्या होता है कि ध्वनि की तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकती है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं जा सकती है। किस कारण से? वायुमंडल या मीडियम किसी माध्यम के नहीं होने के कारण से। तो मीडियम नहीं है, वही इसका सही जवाब हो जाएगा। यह ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर उन्हें काम करना बंद कर देते, काम करना बंद कर देते हुए क्या? बिल्कुल नहीं। इसे तो आप ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहनते हैं। सूट का उनके साउंड से कोई लेना देना, ऐसा डायरेक्टली कनेक्शन कोई नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत मंद गति से चलती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि चंद्रमा वातावरण नहीं है तो ध्वनि गति करती ही नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, गलत। रात्रि में तापमान कम और दिन में अधिक होता है, गलत। ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता, बिल्कुल सही, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं, क्रेटर तो हैं लेकिन इसका ध्वनि से कोई संबंध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर एक। दूसरा कथन यह है कि ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यस्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको पहले क्वेश्चन का जवाब दे दूं, पहले कथन का आपको मैं डिटेल बता दूं कि यदि कम लंबाई की बांसुरी का हम उपयोग करेंगे, है ना, दो बांसुरी है हमारे पास, एक की लंबाई इतनी है और एक की लंबाई जो है वो लगभग इतनी है, ठीक है दोस्तों। तो बांसुरी को देखकर हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बांसुरी बजाने के लिए, मतलब एक नंबर की बांसुरी को बजाने के लिए हमें कम हवा में हमारा काम हो जाएगा, है ना, कि हवा को हमें उतने प्रेशर से, उतनी ताकत से उसके अंदर नहीं फूकना पड़ेगा। कम फूकने से ही, कम फूक मारकर भी हम अधिक आवाज जो है इस बांसुरी से निकाल सकते हैं। तो निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न हुई है कम लंबाई में? नहीं। जहां लंबाई कम होगी यहाँ पर आपकी उच्च आवृत्ति, है ना, उच्च आवृत्ति की जो है तरंगे उत्पन्न होगी। तो पहला तो आपका गलत हो जाता है ना, एक निम्न आवृत्ति की नहीं होगी, इसकी जगह क्या होगा? इसकी जगह
उच्च आवृत्ति की तरंगे जो होगी वह उत्पन्न होगी। दूसरी बात क्या होता है कि गैस, प्लाज्मा और तरल में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में गमन करती है, जबकि ठोस में यह अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों ही प्रकार से गति करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ना तो एक सही है ना तो दो सही है, क्योंकि शैल एक क्या है, पत्थर, यह क्या है, एक ठोस रूप है, यह माध्यम कैसा है, एक ठोस माध्यम है। तो यहाँ पर वर्ड आ गया केवल, इस वजह से जो है आपका सेकंड जो ऑप्शन है, इस सेकंड जो आपका कथन है यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि यह केवल नहीं होता तो आपका सेकंड वाला कथन जो है सही हो जाता। यह अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ होगी, साथ ही अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में भी प्रगामी हो सकती है ठोस में। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पराश्रव्य तरंगे क्या क्या कर सकती है? तो यह कीड़ों को नष्ट कर सकती है, बिल्कुल सही। पराश्रव्य तरंगे जो है कीड़ों को नष्ट कर सकती है। इंडस्ट्री में इसका यूज इस कार्य के लिए भी किया जाता है, कीड़ों को नष्ट करने के लिए। यह कपड़ों से धूल हटाकर, कपड़ों से और चिमनियों से धूल हटाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, जो हमारे किडनी में स्टोन होता है ना, क्या होता है दोस्तों, किडनी में क्या होता है, स्टोन होता है। तो इन स्टोन को तोड़ने के लिए भी, है ना, इन स्टोन को तोड़ने के लिए मेडिकल पर्पज से पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में भी इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सभी के सभी कथन जो है वह सही है। अगला देखते हैं। पराश्रव्य वे ध्वनियां होती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह क्वेश्चन नंबर 19 का 19 का सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपको बताया 3 प्रकार की ध्वनियां होती है ना। एक क्या होती है, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अवश्रव्य, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव की आवृत्ति क्या होती है, यह 20 हर्ट्ज से कम होती है ना। ऑडिबल वेव्स 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, और अल्ट्रासोनिक वेव 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है, से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि यह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ऑडिबल वेव्स श्रव्य ध्वनि, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग दोस्तों सोनोग्राफी में भी किया जाता है और ईसीजी में भी किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से सोनोग्राफी मशीन में अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग जो है वह किया जाता है। ठीक है, यदि सोनोग्राफी आपका ऑप्शन में ना हो तो उस कंडीशन में आप ईसीजी को भी सही टिक कर सकते हैं, दोनों ही इसके सही जवाब है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकता है। अंधेरी रातों में अंधेरा ज्यादा होता है, चीजें दिखाई नहीं देती, तो चमगादड़ कैसे उड़ सकता है? चमगादड़ अपने मस्तिष्क से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालता है, या उसके मस्तिष्क से निकलने वाली अल्ट्रासोनिक वेव, उसके सिर से निकलने वाली अल्ट्रासोनिक वेव वस्तु पर टकराती है, मार्ग में आने वाली वस्तुओं पर, और रिटर्न आकर वह उन्हें संकेत देती है कि कहाँ पर कोई वस्तु है, कहाँ पर नहीं है। तो इस टेक्निक का जो उपयोग करके, पराश्रव्य ध्वनि की जो टेक्निक का उपयोग करके चमगादड़ रात में उड़ता भी है और शिकार भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन क्या है कि हृदय अपश्रव्य ध्वनि पर कंपन करता है। ठीक है, हृदय कैसी ध्वनि पर कंपन करता है, अपश्रव्य ध्वनि पर कंपन करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हृदय की गति को सुनने के लिए एक विशेष प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप, जो कि हृदय की धड़कनों को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो डॉक्टर लोग गले में लटका कर रखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। ठीक है दोस्तों, ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है, तो यह आपका गलत हो गया। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है,
फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा कि कोई जेट विमान है ना, वह 3 मैक की 4 मैक की ध्वनि से गति करता है, या अल्ट्रासोनिक मतलब अल्ट्रासोनिक गति से गति करता है, इस प्रकार से आपने सुना होगा। ठीक है, तो मैक संख्या क्या होता है? ध्वनि की गति को वर्णित करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी है मैक संख्या। साथ ही ध्वनि की गति को हम डेसिबल में मापते हैं, है ना। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। बिल्कुल सही है, यह हम पढ़ते हैं प्यारे। तो इस प्रकार 1, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब। यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ ये सवाल है। ठीक है, तो मेंस के सवालों को भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, कह ये हम कह सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पराध्वनिक जेट यानी कि जेट विमान की बात हो रही है कि उड़ान के कारण क्या होता है। ठीक है, हवा में प्रदूषण जेट विमान के कारण। यह क्या होता है? जेट विमान हमारे वातावरण में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो इनसे जो होने वाला प्रदूषण है यह हवा में तो आता है लेकिन उतनी अधिक मात्रा में नहीं आता है। आंख के रोग, भाई हम इन्हें देखेंगे ही क्यों, आंख के रोग का कोई लेना देना इससे नहीं है। ओजोन लेयर में बांधा, ठीक है, ये हो सकता है ना, ये इसका सही जवाब भी है, क्योंकि जेट विमान जो है यह समताप मंडल में लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास ये उड़ते हैं। तो जब ये उड़ते हैं तो इनमें जो ईंधन भरा जाता है उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं दोस्तों। क्या निकलते हैं? NO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसके ईंधन के एग्जॉस्ट के रूप में निकलते हैं। और यह NO2 जो है यह ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, तो ओजोन लेयर में बाधा इसका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। यह क्या कहता है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल। ठीक है, ये एक समुद्र का तल है। अब एक विमान क्या उड़ रहा है दोस्तों? यहाँ पर उड़ रहा है एक विमान, ये यहाँ पर उड़ रहा है। इसकी तुलना में 15 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान की बात की जा रही है मैक संख्या 1 पर। यह कहता है कि ऊपर वाले विमान की स्पीड अधिक होगी, नीचे वाले विमान की स्पीड कम होगी। पहली बात है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 25। तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है, ताप बढ़ने के साथ साथ ध्वनि की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, आर सही है। तो इन सभी में क्या होता है? ए गलत है और आर सही है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? ठीक है, तो वातावरण में ध्वनि की गति मापने के लिए डेसिबल इस यूनिट का प्रयोग करते हैं, जिसे हम स्मॉल लेटर डी और कैपिटल लेटर बी इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता को मापने में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न वही है, बस घुमा फिराकर पूछा जा रहा है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? डेसिबल का उपयोग ध्वनि की तीव्रता के मापन में होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग, मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, अभी तक किसी का जवाब नहीं मिला है। प्रकाश का वेग बताइए कि निर्वात में वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती होगी? तो इसमें कुछ बेसिक आपको मैं बता देता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा। एक होता है फुसफुसाना, है ना, जिस हम धीरे धीरे बात करते हैं इसे हम क्या कहते हैं? फुसफुसाना। तो फुसफुसाने में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह होती है 15 से 20 डेसिबल के आसपास की। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात है साधारण बातचीत। फुसफुसाने से जो थोड़ा जोर से बोलेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण बातचीत। इसमें जो ध्वनि उपयोग की जाती है साधारण बातचीत में 30 से 60 डेसिबल के आसपास की ध्वनि जो है उसकी तीव्रता होती है। यदि हम किसी से गुस्से में बात करते हैं, यानी कि चिल्ला कर बात करते हैं, गुस्से में कैसे बात करेंगे? हम चिल्ला कर बात करेंगे तेज आवाज में, इसे ही हम क्या कहते हैं? तेज आवाज। तेज आवाज में यदि हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि हमारा मुख जो है वो उत्पन्न हमारे मुंह से निकल सकता है। ठीक है, चौथा आप नोट करेंगे मोटरसाइकिल, यानी कि हमारी जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल की बात कर लो या आप बात कर लो ट्रक की बात कर लो आप, है ना, ट्रक की बात कर लो, तो यह ध्वनि जो उत्पन्न करता है इसका जो साउंड होता है लगभग 90 से लेकर 95 डेसिबल के आसपास का होता है दोस्तों।
इसी प्रकार हम बात करते हैं जेट विमान की। किसकी हम बात करते हैं? जेट विमान की। पांचवा और अंतिम आप इसे नोट कीजिए, जेट विमान जो साउंड प्रोड्यूस करता है वह डेसिबल में लगभग 140 से लेकर 150 के आसपास का होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब दो लोग आपस में नॉर्मल तरीके से बातचीत करते हैं तो 30 डेसिबल के आसपास की ध्वनि यह उत्पन्न करेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 डेसिबल का नॉइस का प्रबलता स्तर संगत होगा कि 100 डेसिबल का जो नॉइस है यह प्रबलता स्तर में कारक कहाँ पर आएगा, यह पूछ रहा है। ठीक है, तो यह आता है दोस्तों सुनाई भर देने वाली आवाज से। नहीं, यह कम होता है। सामान्य वार्तालाप मैंने आपको अलग बताया था, शोर शराबे के लिए 80 तक, है ना। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कारखाने की आवाज यह होती है 100 डेसिबल के आसपास की। उसमें आप एक और नोट कर लीजिएगा, पिछली वाली स्लाइड में कारखाने की आवाज 100 डेसिबल के आसपास का साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित प्रदूषण स्तर कितना है, यानी साउंड प्रदूषण ना हो। ठीक है, कितना साउंड वह उसका हो सकता है। तो यह हो सकता है कि 45 डेसिबल का यदि साउंड जो है यह आपके नगर में प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो यह आपके नगर के लिए सुरक्षित है, प्रदूषण के स्तर के नीचे है। यदि ज़्यादा होता है तो ध्वनि प्रदूषण है, ऐसा माना जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब कितनी होती है, मतलब कि आपका कान लगभग लगभग कितनी ध्वनि को सुन सकता है, उसके बाद आपके कानों में से कानों के लिए हानिकारक होगा, कानों से खून निकलने लगेगा, यह हम कह सकते हैं। यानी कानों के लिए जो हानिकारक ना हो उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है दोस्तों 90 डेसिबल के आसपास, है ना। तो यहाँ पे 90 के आसपास का ऑप्शन है 85 डेसिबल, और यह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक प्रदूषक कहलाती है? मैंने आपको बताया था कितना, 90, है ना। तो 90 के आसपास का क्या है, यह 80। 100 की तरफ हम नहीं जाएंगे, 80-90 जो होता है वहां से प्रदूषण स्तर जो है ध्वनि का शुरू हो जाता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर मतलब कि जिस ध्वनि स्तर पर आपके कानों को हानि ना हो, नुकसान ना हो, वह मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज सुनता है तो उसे आवाजें 2 बार सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि ये एक रेल की पटरी है, मान लेते हैं। ये क्या है, हमारे पास एक रेल की पटरी है। ये मैंने रेल की पटरी यहाँ पर बना दी। रेल की पटरी के इस पॉइंट पर एक मजदूर काम कर रहा है जो कि हथौड़े से इस पटरी को पीट रहा है। हथौड़े से क्या, इस पटरी को पीट रहा है। और कान लगाकर एक लड़का यहाँ से आवाज सुन रहा है। तो जब पटरी हथौड़े से जब पटरी पर चोट की जाएगी तो ध्वनि 2 माध्यमों में संचरित होगी। एक तो होगी इस एयर के माध्यम से, किस माध्यम से होगी, इस एयर के माध्यम से, और एक होगी इस पटरी के माध्यम से, यानी कि ठोस आयरन के माध्यम से, है ना, इस्पात के माध्यम से। तो हमें पता है कि अब लड़का क्या कर रहा है, कान लगाकर यहाँ पर आवाजों को सुन रहा है, एक कान उसका पटरी पर है। तो हमें पता है कि साउंड की स्पीड जो है, ध्वनि की जो गति है, वह ठोस माध्यम में अधिक होती है। तो इस माध्यम से, इस पटरी के ठोस माध्यम से इसे एक बार आवाज पहले सुनाई देगी, और हवा से जो है यही आवाज थोड़ी कुछ देर से पहुंचेगी, तो यह आवाज इसे दोबारा सुनाई देगी। तो इस प्रकार से लड़के को 2 बार ध्वनि की आवाजें, 2 बार हथौड़े के चोट की आवाज इसे सुनाई देगी, जबकि हथौड़ा एक ही बार पीटा गया है। आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब ऑप्शन में से हम एलिमिनेट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, बिल्कुल सही। अब यहाँ इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको बाकी ऑप्शन भी पढ़ने हैं, है ना। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है, इसलिए क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई है तो बाकी ऑप्शन मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, है ना। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में आपको सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सही हो, जैसे कि ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक है। वायु में अधिक है, क्या गलत हो गया। ध्वनि तरंगे रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होती हैं, परावर्तन का कोई रोल ही नहीं है। उससे कान ध्वनि स्रोत से भिन्न भिन्न दूरी पे, भैया कान तो उसके फिक्स दूरी पर ही है ना, कान तो एक ही जगह लेकर बैठा हुआ है, एक कान घर में और एक कान पटरी पर लेकर थोड़ी ना आएगा बंदा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये है इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है, स्वर कितने होते हैं आपको पता है ना, है ना, 7 स्वर होते हैं ऐसा कहा जाता है। तो जब सितार पर एक इक्विपमेंट है सितार और एक इक्विपमेंट है आपका बांसुरी, जब इस पर कोई स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किस अंतर के कारण किया जा सकता है। आने आपके सामने आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, एक बंदा लेफ्ट में खड़ा है, एक बंदा राइट में खड़ा है, एक बजा रहा है सितार, एक बजा रहा है बांसुरी, दोनों सेम ही ट्यून बजा रहे हैं। अब आपको यह बताना है कि कौन सी ट्यून सितार की है और कौन सी ट्यून बांसुरी की है। तो यह आप पहचान जाते हो, किस कारण से पहचानते हो, यह इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की क्वालिटी के कारण, है ना, क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी के कारण, क्योंकि ध्वनि की प्रबलता सेम टोन पर सेम होगी, तारत्व सेम होगा, प्रबलता सेम होगी, है ना, पिच सेम होगा, लाउडनेस सेम होगी, पिच सेम होगा। सिर्फ क्वालिटी, ध्वनि गुणता के आधार पर आप इसको सेपरेट कर सकते हो, है ना। ये ऑप्शन आपका सही होता अगर यहाँ पर यह दो चीजें नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। कथन ए कहता है कि अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। अनुरणन का मतलब क्या है, इको साउंड, जो कि मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया था। ठीक है, यह बड़े गिरजाघरों और बड़े भवनों में प्रतीत होती है, बिल्कुल सही जवाब है कि जो बड़े गिरजाघर होते हैं यहाँ पर आवाज का कुछ इको साउंड इफेक्ट आता है। अगर आपको पता नहीं तब गिरजाघर में जाकर अपनी आवाज चिल्लाकर आप सुन सकते हैं ना, इको साउंड इसका आता है बड़े से कमरे में भी। दीवार एवं छत धरातल से अप्रत्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है, दीवारों से ध्वनि का परावर्तन होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आर भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ध्वनि का जो इको साउंड जनरेट होता है यह परावर्तन के कारण ही होता है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आर क्या है, ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विस्तृत रूप से क्या पूछ रहा है कि विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरमान, जिसे हम क्या कहेंगे, द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। पहली बात क्या बोल रहा है कि 7 आवृत्तियों वाला होता है। दूसरी बात, स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। यह दोनों कथन दिए गए हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में होता है क्या। एक्चुअल में होते हैं दोस्तों, स्वरग्राम में स्वरों की संख्या है ना टोटल होती है 8। कौन कौन सी होते हैं स्वर, ये होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये मूल स्वर है जो कि क्या होते हैं 7 होते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, द्विटोनी स्वरग्राम। तो द्विटोनी स्वरग्राम में जो रिपीट होने वाला सा है वह भी सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से यह संख्या 7 न होकर 8 हो जाती है। यहाँ क्या बोला है कि 7 आवृत्ति वाला, यह 7 आवृत्ति वाला नहीं होता, यह दोस्तों होता है 8 आवृत्ति वाला। इस 7 आपका गलत हो जाएगा, कथन एक आपका गलत हो गया। आवृत्ति कितनी होगी, द्विटोनी स्वरग्राम की बात कर रहा हूँ, है ना। द्विटोनी स्वरग्राम में यह 8 आवृत्तियां होती है। ठीक है, अब इनकी आवृत्ति कितनी कितनी होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो पहली ध्वनि जो सा के रूप में उच्चारित की जाएगी या प्रोड्यूस की जाएगी, इसकी आवृत्ति होती है दोस्तों 256 हर्ट्ज, 256 हर्ट्ज, 256 हर्ट्ज। रे की आवृत्ति होगी आपकी लगभग 288 हर्ट्ज के आसपास। गा की आवृत्ति होती है 320 हर्ट्ज, 320 हर्ट्ज, है ना, 320 हर्ट्ज। माँ की आवृत्ति हो जाएगी लगभग 342 हर्ट्ज, 342 हर्ट्ज। पा की हो जाएगी दोस्तों 384 हर्ट्ज। इन सबको आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि सारे गामा पाधा निशा, जब इस तरह से हम ऊपर की तरफ चलते हैं, इस रूट में जब चलते हैं तो आवृत्तियां क्या हो रही है कि बढ़ते क्रम में है, ये आपको याद रखना है। धा की आप नोट कर सकते हैं, लगभग होती है 427 हर्ट्ज। नी की होती है 480 हर्ट्ज। अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखने वाली कि ये जो सा रिपीट हो रहा है ना, इसकी आवृत्ति कितनी थी स्टार्टिंग में, 256 हर्ट्ज। कितनी थी दोस्तों, यह 256 हर्ट्ज। यहाँ भी 256 हुई कि नहीं, यहाँ हो जाती सीधे इसकी डबल, द्विटोनी स्वरग्राम है, ये हो जाती 512 हर्ट्ज। तो इस प्रकार से आपका ये भी गलत हो जाएगा। यह नी की आवृत्ति
512 कहा गया, जबकि नी की आवृत्ति लगभग 480 हर्ट्ज के आसपास होती है। तो इस प्रकार से ना तो एक सही है, ना तो एक सही है, ना ही दो सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? ठीक है दोस्तों, तरंग लंबाई के बारे में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आप नोट के रूप में लिखिएगा रेडियो वेव्स, इनकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होगी। उसके बाद होगी माइक्रोवेव्स की, रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, देन अवरक्त विकिरण यानी कि इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, दृश्य प्रकाश यानी कि दृश्य प्रकाश को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहना चाहिए, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट हम इसे हम कह सकेंगे, है ना, विजिबल लाइट। उसके बाद है पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें वेव्स, देन एक्स रे, देन गामा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा। ये क्या तरंग दैर्घ्य है इनकी, है ना। पूछा क्या यहाँ पर, किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर रेडियो वेव्स की तरंग लंबाई सबसे अधिक है, अर्थात कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये रेडियो वेव्स है, ये माइक्रोवेव्स, ये है दोस्तों इंफ्रारेड, ये है विजिबल लाइट, ये है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेस, ये एक्स रे तो लिखा ही हुआ है, देन गैमा रेस, क्या, गामा, यह गामा रेस है। तो ये इनका क्रम है तरंग दैर्घ्यों का, तरंग की लंबाई का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका टीवी रिमोट नियंत्रण द्वारा प्रयोग किया जाए? समझ में नहीं आया। एक टीवी सेट चल रहा है ना, टीवी सेट चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण, टीवी रिमोट कंट्रोल इकाई का प्रयोग किया जाता है, यह पूछा जा रहा है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका रेडियो वेव्स। वैसे तो ये क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पर एक टीवी रखी हुई है, ये क्या है हमारे पास टीवी, और एक हमारे पास है दोस्तों यहाँ पर ये रिमोट, रिमोट। आजकल इस टेक्निक में जिसमें कि हम टीवी को रिमोट से कंट्रोल करते हैं, इसमें यूज किया जाता है इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त, अवरक्त किरण शायद इसे हम कहते हैं हिंदी में, अवरक्त किरण ही कहते हैं। इसका उपयोग किया जाता है। यदि यह ऑप्शन में नहीं है तो पहले के टाइम में क्या होता था कि रेडियो तरंगों का भी प्रयोग इसके लिए किया जाता था। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से रेडियो तरंग इसका सही जवाब है। यदि रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स यदि ये दोनों साथ में आए तो हम इंफ्रारेड को सही टिक करेंगे, ना कि रेडियो वेव्स को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगों की तरंगें कौन सी होती है? तो यह होती है इंफ्रारेड, जिससे कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, अवरक्त किरणें, है ना। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था अवरक्त किरणों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में प्रयोग लाया जाता है? दूरस्थ नियंत्रण मतलब रिमोट वाली कहानी है। क्या इसका उपयोग करेंगे हम? अवरक्त प्रकाश का इसके लिए उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में वही है, रिमोट वाला कंसेप्ट है, अवरक्त इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न वही है, बस घुमा घुमा कर जो है ये आपसे पूछा गया है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, मतलब कि सुनना और जो दिख रहा है दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है। आवाज पहले आती है, चित्र बाद में चलता है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है टीवी में। ठीक है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए होता है, ये भूल रहा है। दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है। ठीक है, लाइट की स्पीड अधिक होती है और साउंड की स्पीड कम होती है, तो हो सकता है कि दृश्य तुरंत हो जाता है, तो ये भी सही हो सकता है आपका। आवाज आपको बाद में आती होगी क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। बिल्कुल सही है ना। यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है, तो टीवी के ब्रांड पर कोई चीज़ निर्भर नहीं करती। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आप सुनिए समझने वाली बात कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो टीवी के अंदर एक हार्डवेयर लगा होता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, ऑडियो सिंक्रोनाइजर। इसे हम कहते हैं दोस्तों
ऑडियो सिंक्रोनाइजर। ऑडियो सिंक्रोनाइजर, इस ऑडियो सिंक्रोनाइजर का काम क्या होता है, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि दृश्य यानी कि प्रकाश, लाइट का स्पीड अधिक होता है तो चित्र हमें पहले दिखना चाहिए, साउंड का स्पीड कम होता है तो आवाज़ हमें बाद में आनी चाहिए। पर टीवी जब चलता है तो आवाज़ और चित्र दोनों एक साथ हमें दिखाई देते हैं, है ना, तभी तो देखने का मज़ा आता है। तो चित्र पता चल गया आगे निकल गया और आवाज़ बाद में आ रही है तो हमें क्या हो जाएगा, मनोरंजन नहीं हो पाएगा, चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए एक युक्ति का उपयोग किया जाता है जिसे ही हम ऑडियो सिंक्रोनाइजर कहते हैं। इस ऑडियो सिंक्रोनाइजर का काम ही यह होता है कि यह दृश्य और श्रव्य दोनों को सिंक्रोनाइज करके एक साथ प्रोड्यूस करके हमें दिखाए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, दृश्य और श्रव्य दोनों एक साथ ही शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संकेतों का संचरण कैसे होता है, यह पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में क्या बोल रहा है ये कि एक कोई प्रसारण चल रहा है, ये क्या चल रहा है, प्रसारण चल रहा है। अब प्रसारण में क्या होगा, एक तो आपका चित्र आएगा, ठीक है, एक तो आएगा आपका चित्र और एक आएगी आपकी क्या, आवाज, है ना। चित्र और आवाज दोनों का प्रसारण होगा तभी तो हमें चीजें दिखाई देगी और सुनाई देगी। तो प्रसारण में क्या हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं। तो इसमें जो चित्र संदेश आ रहा है यानी कि जो पिक्चर आ रहा है, जो पिक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है, इसका संचरण होता है ऑप्शन नंबर ए, आयाम मॉड्यूलेशन। किसके नाम से, आयाम मॉड्यूलेशन। इसके द्वारा जो होता है चित्रों का संचरण होता है। लेकिन आवाज का जो संचरण होगा दोस्तों, यह आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा नहीं होगा, यह होता है आवृत्ति मॉड्यूलेशन के द्वारा। किसके द्वारा यह होता है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी के द्वारा, आवृत्ति मॉड्यूलेशन के द्वारा। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। प्रसारण जो होता है दूरदर्शन का हो या किसी और भी चीज का हो, दूसरे चैनल का हो, प्रसारण में एक तो चित्र प्रसारित होते हैं, दूसरा आवाज प्रसारित होती है। चित्र हम देखते हैं, साथ में क्या आती है, आवाजें आती है। तो चित्र का जो प्रसारण होगा यह होगा आयाम मॉड्यूलेशन से और आवाज का जो प्रसारण होगा यह होगा आवृत्ति मॉड्यूलेशन से। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, चित्र संदेशों के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेत, अभी चित्र के बारे में पूछा था, अब किसके बारे में पूछ रहा है, यह श्रव्य संकेतों के बारे में पूछ रहा है। श्रव्य संकेतों का मैंने आपको क्या बताया था, आवृत्ति आरोपण या आवृत्ति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण होता है। एक रेडियो स्टेशन है जहां से 30 मीटर, किस पे, 30 मीटर, ये क्या है, बैंड विड्थ है ना, ये बैंड है, इस पर प्रसारण हो रहा है। तो तरंगों की आवृत्ति क्या है यह पूछा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, आवृत्ति पूछ रहा है। तो हमको पता है एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है, आवृत्ति बराबर में प्रकाश की चाल, आवृत्ति बराबर में प्रकाश की चाल बटे में तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर आवृत्ति ही पूछ रहा है। प्रकाश की चाल कितनी है हमारे पास, ये तो निश्चित है, 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हमारे पास तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 30 मीटर, ऊपर भी यूनिट मीटर में, नीचे भी यूनिट मीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 3 से ये कट जाएगा, कितने बार गया, 3 एकम 3, 10 बार, ऊपर क्या बचा मेरे पास, 10⁷ है ना। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों, 10⁷ को ही मैं लिख सकता हूँ 10 गुणित 10⁶ और 6 को ही हम क्या कहते हैं, मेगाहर्ट्ज। तो 10 मेगाहर्ट्ज क्या, 10 मेगाहर्ट्ज इसका सही जवाब हो जाएगा, जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी है ना। तो 10 मेगाहर्ट्ज क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है। ठीक, क्या बोल रहा है कि रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता है। रेडियो तरंगे क्या होती है, एक सीधी रेखा में, ये किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माध्यम से विचलित नहीं होती है ना, किसी भी माध्यम में यह समान रूप से गति करती है बिना अपने रास्ते से डिस्टर्ब हुए। तो ये आपका हो गया गलत। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है, तो ये भी दोस्तों आपका गलत होता हो जाएगा। क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय है ना, नहीं नहीं, रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय प्रकार की तरंगे होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आर आपका सही हो जाएगा। ए गलत है, आपका आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। रेडियो वेव्स क्या होती है, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ध्वनि यह टॉपिक समाप्त होता है। हमने साइंस की क्लास नंबर 9 में इस टॉपिक से बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को देख लिया है। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं, इसे शेयर जरूर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें। और इसी प्रकार की वीडियोस को भविष्य में प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, साथ ही इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली साइंस की महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारा चैनल है एग्जाम 5G। अब वक्त है दोस्तों समझने का। इसी के साथ यह क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।